सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फ्लादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का जो विषय वस्तु है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि पुष्कर नवमांश क्या होता है एवं कुंडली फ्लादेश में इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। इस पर पूर्व में विस्तृत रूप से कक्षा आयोजित की गई थी। आज की कक्षा में हम लोग इसका संक्षिप्त रूप जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप उसे विशेष रूप से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वह पिछली कक्षा की वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कि पुष्कर नवमांश क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, हम लोगों के गुरुजनों के द्वारा बताया गया, पुस्तकों से भी पढ़ने को मिला है कि प्रत्येक राशि में अंशात्मक मान के आधार पर कुछ भाग ऐसे होते हैं, वो बहुत ही विशेष भाग होते हैं। यदि उस भाग में कोई भी ग्रह होता है तो उसमें एक विशेष रूप की शुभता आ जाती है और वह ग्रह अच्छे फल देने वाला हो जाता है। यदि कोई ग्रह बुरा फल देने वाला है, जैसे कि वह खष्टेश हुआ, अष्टमेश हुआ या द्वादशेश हुआ, यदि कोई ग्रह छठे, आठवें, 12वें भाव का ही स्वामी क्यों नहीं हो या इन भावों में बैठा हुआ क्यों नहीं हो, अगर वह ग्रह पुष्कर नवमांश में होता है तो वह उतना ज्यादा बुरा फल नहीं देता। तो इसका तो उपयोग मुख्यतः यह हो। अच्छा, हम कैसे समझे कि कौन से ग्रह पुष्कर नवमांश में है, तो विस्तृत रूप से हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। जैसा कि हमने कही दिया है कि उसकी वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सरसरी तौर पर हम लोग ऐसे समझ ले कि यदि कोई ग्रह अग्नि तत्व में लग्न कुंडली में है, यानी कि यदि कोई ग्रह 1, 5 या 9 नंबर की राशि में लग्न कुंडली में है, इसको हम लोग D1 यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर D1, यहाँ पर D9। यदि कोई ग्रह D1 में अग्नि तत्व में 1, 5 या 9 नंबर की राशि में है और वह नवमांश कुंडली में तुला राशि या धनु राशि में होता है, तो यह पुष्कर नवमांश में होता है या पुष्कर नवमांश के भाग में होता है। यदि कोई ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में होता है, यानी कि 2, 6 या 10 नंबर की राशि में लग्न कुंडली में है और वह नवमांश कुंडली में कहा हुआ है, मीन या वृषभ में हो, तो पुष्कर नवमांश में हो सकता है। अगर कोई ग्रह वायु तत्व की राशि में है, यानी कि 3, 7 या 11 नंबर की राशि में हो और वह नवमांश कुंडली में मीन या वृषभ राशि में है, तब भी वह पुष्कर नवमांश में है। अगर कोई ग्रह जल तत्व की राशि में है, 4, 8 या 12 नंबर की राशि में है और नवमांश कुंडली में वह ग्रह कर्क या कन्या राशि में है, वह पुष्कर नवमांश में है। अब इसी उदाहरण कुंडली में देखा जाए कि एक नंबर राशि में, आशीर्वाद, इस कुंडली में यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। 1 नंबर की राशि में, 5 नंबर राशि में कोई ग्रह नहीं है, 9 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं है। अच्छा, फिर अब चलते हैं 2, 6, 10। तो 2 नंबर की राशि में केतु देव है, तो क्या केतु देव नवमांश कुंडली के मीन या वृषभ राशि में है? तो मीन या वृषभ राशि में केतु देव नहीं है, इसलिए पुष्कर नवमांश में नहीं है। उसके बाद में 6 नंबर राशि में कोई ग्रह नहीं है, 10 नंबर की राशि में चंद्रमा बुध है। तो क्या चंद्रमा या बुध मीन या वृषभ में है? तो चंद्रमा या बुध मीन वृषभ में नहीं है, इसके चंद्रमा बुध भी नहीं हुए। अब आते हैं ये वायु तत्व 3, 7, 11। तो 3 नंबर राशि में कोई नहीं है, 7 नंबर राशि में देवगुरु बृहस्पति है, तो 7 नंबर राशि में तक क्या यह नवमांश में मीन या वृषभ में है? मीन या वृषभ में देवगुरु बृहस्पति नहीं है, इसलिए ये भी पुष्कर नवमांश में नहीं है। अब 11 नंबर राशि में, 11 नंबर राशि में मंगल, सूर्य,
शनि है, तो क्या मंगल, सूर्य या शनि मीन या वृषभ में है? सूर्य देव यहाँ पर देखा जाए कि सूर्य देव वायु तत्व की राशि में है, और नवमांश में सूर्य देव वृषभ राशि में है। तो यह पुष्कर नवमांश में हुए या नहीं हुए? हुए गुरु जी। सूर्य देव पुष्कर नवमांश में हो गए। अब आते हैं मंगल। मंगल की तो चर्चा हो गई है कि है कि नहीं है। मंगल देव मीन या वृषभ में नहीं है, तो नहीं है पुष्कर नवमांश में। शनि देव भी मीन या वृषभ राशि में नहीं है, भी नहीं। तो सूर्य देव पुष्कर नवमांश में होगा। अब इसके बाद में आता है शुक्र देव, जल तत्व में है। यहाँ पर दूसरे जल तत्व में यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पे राहु देव है। तो जल तत्व वाले ग्रह अगर 4 या 6 नंबर की राशि में होते हैं तो जल तत्व में 2 ग्रह है, राहु एवं शुक्र। तो क्या 4 और 6 में? तो 4 में चंद्रमा है, 6 में शुक्र है। तो यहाँ पर शुक्र भी पुष्कर नवमांश में हो गए। तो हम सबों को यह याद रखना है मानसिक दृष्टिकोण से। क्या याद रखना है? अब यहाँ पर मानसिक दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर देखा जाए कि लग्न कुंडली में शुक्र देव केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो गए, एकादश से भी हो गए। तो सामान्यतः यह शुभ फलों को भूल ही गए और त्रिशदाय के स्वामी होने के कारण पाप फल प्रदाता हो गए। तो कुछ ना कुछ तो अशुभ फल देने वाले हो गए। लेकिन अब यह पुष्कर नवमांश में आ गए। साथ ही यह भी नियम है कि यदि कोई ग्रह नवमांश में खराब स्थिति में हो जाए या लग्न कुंडली में खराब स्थिति में, उसकी भी अशुभता कम हो जाती है। अब यहाँ लग्न कुंडली में शुक्रदेव उच्च के हैं और नवमांश में शुक्रदेव अपने नीच राशि में आ गए, तो यह पुष्कर नवमांश में है। शुक्रदेव जब उच्च के होते हैं और साथ में नीच हो जाते हैं नवमांश में, वो पुष्कर नवमांश में चले जाते हैं, उतने बुरे फल नहीं देते समृद्धि के लिए। तो वे अच्छे हो गए। सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी कि संचय भाव के स्वामी हैं। शुभ फलों में और वृद्धि हो गई इनकी, अपने भाव को भी देख रहे हैं। भले यह शत्रु राशि में है तो जितना पीड़ित हुए, लेकिन कुछ तो वह पुष्कर नवमांश के भाग में होने से इनमें कुछ शुभता बढ़ गई, तो यह भी ठीक है। तो आशा करते हैं कि पुष्कर नवमांश क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप में जो अभी चर्चा की गई, हम लोग इसे समझ में आ रहा है गुरु जी, सही बता रहे। चलिए अब हम लोग विषय वस्तु को बदले। जी गुरु जी। विषय वस्तु बदल लेते हैं। तो इसे मिटाते हैं।